नॉर्मल हुए हालात या जूं के तूं हैं अभी आपके अल-अमीन गंडापुर के साथ? गैर रस्मी मुलाकात थी एक वज़ीर का ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। उसके लिए वो आए थे और उसके बाद में मुलाकात हुई। और जो जिनके पार्लियामान में लीडर्स मौजूद नहीं हैं उनके हमने नुमाइंदे लिए हैं, वो अब उनकी जो है वो चीज़ें फाइनलाइज़ कर रही हैं। उनको जो मिले हैं उनके जो मुतालबात थे फाइनलाइज़ करेंगे, उसके बाद फिर वो वफाक से बात करेंगे। अब मुझे बताएं कि अगर आप वो कहते हैं कि आप सूबे से फ़ौज निकल जाए तो सूबे का अमन कौन कायम करेगा? नो गो एरियाज हैं जहाँ पे लोग जा नहीं सकते, पंजाब के लोग नहीं जा सकते। ऐसे अच्छे दो गो एरियाज़ नहीं हैं, हालात ख़राब हैं। डी खान हो, टांग हो, लकी हो, बन्नू हो, करक हो, कोहाट हो, पहाड़ी चिनार में 1 महीने से रोड बंद है, सुना है जिरगा हो चुके हैं, वो खुल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का फजल है। फैसल भाई, कैसी रही मुलाकात? 3 दिन पहले आपकी अल-अमीन गंडापुर से बड़ी खुशगवार तस्वीर सामने आई। वो नॉर्मल हुए हालात या जूं के तूं हैं अभी आपके अल-अमीन गंडापुर के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक गैर रस्मी मुलाकात थी एक वज़ीर का ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। उसके लिए वो आए थे और उसके बाद में मुलाकात हुई और ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, बस वो अटेंड किया। उसके बाद कोई नॉर्मल हुए आपके साथ कोई ताल्लुकात? वो कहते थे वेला मुंडा आपको कहते थे। वो चीज़ें पॉलिटिक्स में चलती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब सूबे की तरक्की के लिए, सूबे के बेहतरी के लिए, सूबे में अमन अमान के लिए, नौजवान के लिए, यूथ के लिए, रोज़गार के लिए, इन पे मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम उनके लिए काम करें। सियासत का टाइम आएगा तो सियासत भी कर लेंगे। तो सियासी बयान तो आप भी देते रहे कि गवर्नर हाउस में पिंजरे खाली हैं, 2 पिंजरे खाली हैं, उधर किसी को ला सकते हैं। तो ये जो देखिए, आप सवाल करें, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर आप सवाल नहीं करें, जवाब ही नहीं दूंगा। जब सवालात होंगे तो जवाबात भी होंगे। तो ये जो बयानात हैं इनको किस तनाजुर में देते हैं? जब आप वो वेला मुंडा कहेंगे, आप कहेंगे पिंजरे में आप लोग कैद करने। देखिए, पॉलिटिक्स में जब आपसे कोई आपके ऊपर कोई तनकीद करता है, आपसे सवाल करता है, तो यू हैव टू रिप्लाई देम। और वो मैंने रिप्लाई दिया। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर जो वो टिट फैट टैट की बात होती है, वो जो सूबे के उसके बाद भी सूबे के अमन के पर जब जिरगा था सीएम हाउस में, तो उसमें जो है हम इकट्ठे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आए थे। मैं भी मौजूद था, एएनपी के नुमाइंदे भी मौजूद थे, नून के भी थे, मोहसिन नकवी साहब भी आए थे, सिकंदर शेरपौर साहब भी आए थे, बाकी भी आए थे। और हमने सूबे के अमन के लिए सबने मिलकर इकट्ठे हो गए थे। मंजूर पश्तीन को में जिरगा किया, उन्होंने 2 सूबों के जिरगा बुलाया वहाँ पर। तो उसमें उनका क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके क्या मुतालबात थे? वो दोबारा भी आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते? देखिए, मंजूर पश्तीन ने जिरगा किया था और मंजूर पश्तीन पश्तून का कोई जिरगा था जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी गए थे, बाकी लोग गए थे, मैं खुद भी वहाँ पर गया था। और हमने तो उनको बड़ा क्लियर कट किया है कि आपको जिरगे की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर करना भी चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। आपकी जो चीज़ें आइन के मुताबिक हैं, कानून के मुताबिक हैं, हम रियासत उसको फॉलो करेगी। जो चीज़ें आइन के मुताबिक नहीं हैं, जो आइनी नहीं है, तो उसको तो रियासत फॉलो नहीं कर सकती है। इस मुल्क में चाहे केपी हो, बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो या पंजाब हो, जो भी पाकिस्तान के आइन को मानेगा, पाकिस्तान के आइन के दायराकार में रहकर काम करेगा, पाकिस्तान की रियासत उसको जो है। आप निगोशिएट करते रहे हैं मंजूर पश्तीन के साथ, उनके मुतालबात हैं क्या, जो 15-16 नुकात हैं उनके? देखिए, मैं निगोशिएशन में नहीं था। हमने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई है, सीएम साहब और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लिमानी लीडर्स हैं और जो जिनके पार्लिमान में लीडर्स मौजूद नहीं हैं, उनके हमने नुमाइंदे लिए हैं। वो अब उनकी जो है वो चीज़ें फाइनलाइज कर रही हैं। उनको जो मिले हैं, उनके जो मुतालबात थे फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद फिर वो वफाक से बात करेंगे। और फिर वफाक में जब बात होगी, जो आइनी बातें होंगी, वो डेफिनेटली हम मानेंगे। अब मुझे बताएं कि अगर आप वो कहते हैं कि आप सूबे से फ़ौज निकल जाए तो सूबे का अमन कौन कायम करेगा? आज भी अगर असर के बाद पुलिस जो है अपने थाने बंद कर दे और मिलिटेंट्स घूम रहे हों और फ़ौज को भी हम इस सूबे से निकाल दें, तो आप सूबा टोटली टेक ओवर करवाना चाहते हैं। आज भी बलूचिस्तान में देखें, सूबे को फ़ौज की ज़रूरत है, एफसी की ज़रूरत है, उन्होंने डिप्लॉय की हुई है। सिंध में रेंजर्स की ज़रूरत है, रेंजर्स डिप्लॉयड है। तो अगर वफाक को भी अगर कोई और सूबे को भी अगर और चीज़ें चाहिए, फ्रंटियर कोर चाहिए या और फ़ौज चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट कर सकती है, उनको हुकूमत सपोर्ट करेगी। लेकिन ये कहना कि आप फ़ौज को बिल्कुल निकाल लें सूबे से, तो आपकी सरहदों की हिफाजत या आपके जो जहाँ पर हमारी हिफाजतें हो रही हैं, जिसमें हम इस वक्त भी कहीं ना कहीं इलाकों में कम से कम हम चैन की नींद सो रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं वो भी ना हो। तो आप चाहते हैं कि फौज रहे, और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बातें भी होती रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई जाएगी, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उसमें शामिल होगी। तो आप समझते हैं? देखिए, मेरी ज़ाती राय तो है कि हम फ़ौज को सूबे से नहीं निकाल सकते, हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते हैं, जो मेरी ज़ाती राय है। जहाँ तक मिलिट्री कोर्स की बात है, तो अब ये 27वीं तरमीम आएगी तो फिर बातचीत होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वो ऐसी कोई चीज़ आई तो पीटीआई तो सपोर्ट करेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं ना।
पीटीए 27वीं तरमीम पे मिलिट्री कोर्ट्स पे सपोर्ट करेगी। वो इसलिए सपोर्ट करे, बात फौज से करना चाहते हैं, अदालतें सिविलियन पर करना फेस करना चाहते हैं, या तो आप सिविलियन के साथ बात करें और सिविलियन कोर्ट फेस करें, या अगर आप फौज से बात करते हैं फिर फौजी कोर्ट फेस कर दें। तो आप 2 in 1 वाला फॉर्मूला ना करें ना। तो केपीके की आवाम मान जाएगी? आप कहते हैं फौज वहां से जाए ना, इतना बड़ा जिरगा हुआ है, वहां पर लोग आए हैं, तो उनके तो पहला मुतालबा ही यही है कि फौज यहाँ से चली जाए, यहाँ से। देखें, मुतालबा हो सकता है, लेकिन बैठ के उस पर बातचीत हो सकती है। फौज चली जाए, क्या आपकी पुलिस, एक हमारी बहादुर पुलिस है, एक दिलेर पुलिस है, क्या उनके पास वो चीज़ें हैं जो इस मिलिटेंट्स का मुकाबला कर सकते हैं? मिलिटेंट्स का देखें, आज भी फौज के नौजवानों के हम जनाजे उठा रहे हैं, पुलिस के नौजवानों के जनाजे उठा रहे हैं, हम बाकी सिविल सोसाइटी के और पॉलिटिकल लोगों के जनाजे उठा रहे हैं। उसका मतलब नहीं है पुलिस और फौज को मिलकर इस सूबे में और आवाम को मिलकर इस सूबे में अमन काम करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि कितने अजला ऐसे हैं केपीके में जहाँ पर नो गो एरियाज हैं, जहाँ पे लोग जा नहीं सकते, पंजाब के लोग नहीं जा सकते? ऐसे अच्छे दो गो एरियाज नहीं है, हालात ख़राब हैं। डी खान हो, टांग हो, लकी हो, बन्नू हो, करक हो, कोहाट हो, पहाड़ी चिनार में 1 महीने से रोड बंद है, सुना है जिरगा हो चुके हैं, वो खुल रहे हैं। स्वात में आप देखिए किस तरीके से मिस हैंडल किया गया है फॉरनर्स को। तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हालात ख़राब है। आप मुझे बताएं कि अभी नोटिफिकेशन हुआ है कि 10 कॉलेज के भी में बंद कर दिए गए बिकॉज ऑफ लॉ ऑर्डर सिचुएशन। तो आप लोगों को पढ़ाएंगे, या आपको अगर कोई चिट आ जाती है, ख़त आ जाता है, आप कॉलेज बंद करेंगे, तालीमी इदारे बंद करेंगे, तो आपकी नस्ल कहाँ पर तैयार होगी? नहीं, आपकी नौजवान नस्ल एक ब्राइट फ्यूचर कैसे तैयार होगा? तो ये इतने अरसे से फिर फौज वहाँ पर है, मिलिट्री वहाँ पर है, तो यमन कैम्प क्यों ना हो सका? अगर 10 कॉलेजेस आप कह रहे हैं बंद करवाने का थ्रेट लेटर जारी हुआ है, तो फिर अमन कैसे आ नहीं सकता जब आप इतने अरसे से फौज वहाँ पर मौजूद है? देखें, हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान का एक बहुत लंबा चौड़ा जो है वो बॉर्डर है। वहाँ पर इस वक्त जो है जो हुकूमत है और उसके साथ साथ जो हमारे मुल्क दुश्मन कुव्वत हैं, वहाँ पर वो एंगेज हैं। वहाँ से आपके मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से आपको मिलिटेंट्स को सपोर्ट करें कि हम यहाँ पर हमारा सूबा, हमारा मुल्क डिस्टेबलाइज हो। उस वजह से वो मुश्किलात हैं। साथ साथ अगर आप देखें कि आप ये भी बताएं कि माजी की पीटीआई की हुकूमत ने जिन लोगों को यहाँ पर आबाद किया था, जिन्होंने कहा था कि ये पुरअमन होंगे, आज उन्होंने हथियार उठा लिए, तो हम आज किसका करें बात? तो ये मिलिट्री उसके साथ थी ना, उन्होंने उसको तो कहा। वो तो रिटायर हो गया, आज कोर्ट मार्शल उसका हो रहा है। जो शख्स ने किया था, सरीना में चाय की प्याली थे और कह रहा था फिक्र ही न करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज उसने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। आज वो पॉलिसी तो उनकी थी, फौज की पॉलिसी थी। देखिए, हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। सियासतदानों की तो ये पॉलिसी नहीं थी। देखिए, हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। सियासतदानों में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, फौज में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, पुलिस में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, मीडिया में भी अच्छे बुरे लोग होंगे। अगर एक सियासतदान खराब है तो हम सबको नहीं कह सकते खराब है। अगर एक फौज का ऑफिसर खराब है तो पूरी फौज खराब नहीं है। अगर एक मीडिया का दोस्त हमारा गलत है तो हम नहीं कह सारी जनरल बाजवा की ये पॉलिसी ठीक नहीं थी। देखिए, उस वक्त तो डीजीआई तो फैज हमीद थे, उन्हें सारी वो थी, बल्कि फिर वो कोर कमांडर पेशावर की बने, तो उन्होंने कहा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सत्यानाश सब कुछ हो गया। आज वो मिलिटेंट्स ने हथियार उठा लिए हैं, उनके पास जदीद हथियार हैं जो कि नेटो फोर्सेज अफगानिस्तान में छोड़े गए हैं। तो अब बताएं क्या करें? अच्छा, जो हमारे सुनने में आ रहा है कि तालिबान रात को आ जाते हैं और पुलिस भी चली जाती है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, ये बात दुरुस्त है कि तालिबान रात को कंट्रोल संभाल लेते हैं केपीके का? मैं उसको नाम दूंगा मिलिटेंट्स का, मुझे नहीं पता तालिबान है नहीं है, क्या है क्या नहीं, उसको क्या नाम आप दे सकते हैं। आप हर मिलिटेंट को यार उसको आप तालिबान या किसी को आप ऐसे ये मिलिटेंट शाम को आ जाते हैं, केपीके को कंट्रोल कर लेते हैं? केपी को कंट्रोल नहीं करते, कुछ इलाके हैं जैसे डी खान है, टांग है, बन्नू है, डी खान में भी, डी टांग खान में भी, हाईवेज पे भी जो वो नॉर्मली सोशल मीडिया पे मौजूद है, आपकी मीडिया में मौजूद, सोशल मीडिया मौजूद है वो चीज़ होती है। अगर आप मुझे बताएं कि टांग से हमारे जो दफातर हैं, इसके अपने अदालतें जो हैं वो डी खान शिफ्ट हो गई हैं। हमारे 2 तहसीलों के दफातर डी खान शिफ्ट हो गए हैं। इससे मतलब हालात ख़राब हैं। अगर आप कह रहे हैं कि देखें 10 कॉलेज बंद हो चुके हैं, तो हालात होम जो है डिपार्टमेंट ने रखी है। इधर हमारी जो सूबाई हुकूमत है ना वो अमन अमान में इंटरेस्टेड है, ना उनकी कोई मीटिंग हुई है, ना वो सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हमने जलसा कहाँ पे करना है, जुलूस कहाँ पे करना है, धरना कहाँ पर देना है, बस इसी का। असल में आवाम जो है केपीके की वो रिएक्शन देती है कि फौज मिलिट्री जो है उसकी ऊपर एतराज उठाते हैं कि यहाँ ये चले जाएंगे तो अमन कायम हो जाएगा। तो फिर आप तो कह रहे हैं वो तालिबान या मिलिटेंट्स बाहर आ जाते हैं, उनकी वजह से अमन खराब होता है, तो ये आवाम के साथ। देखिए, बैठ के आपको समझाना पड़ेगा। आवाम के पास कौन सी, मैं कहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं वो आवाम नहीं है। अगर कोई समझते हैं कि ऐसी पॉलिसी है जिससे फौज सूबे से चली जाए, अमन अमान बहाल हो सकता है, मिलिटेंट्स नहीं होंगे, अमन अमान ठीक होगा, तो वो हमें बता दें, एक फोरम पे आ जाए बता दें, तो फिर हम कहते हैं कि हम उनसे बात करेंगे।
لیکن ایسے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا کہ جی آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک نہیں ہوگا، اور خراب ہو گیا. اب تو فوج ڈپلائڈ ہے نا، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. کل خدا نخواستہ وہ نہیں ہوتے، پھر ڈپلائمنٹ میں بھی ٹائم لگے گا، ایکشن میں بھی ٹائم لگے، تو آپ کے سر سے پانی گزر جائے تو اس کو کوئی بات نہیں. جذباتی چیزیں نہیں ہوتی، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑتا ہے. اتنے آپریشنز ہوئے ہیں، فوج نے کیے ہیں، وزیرستان میں بھی کیے ہیں، تو امن کیوں نہیں بحال ہو سکتا؟ یہ کی کویشچن ہے، ہر پاکستان کا شہری پوچھتا ہے. دیکھیں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہم افغانستان کے بارڈر کے اوپر موجود ہیں. دنیا کی نظر افغانستان پہ ہوتی ہے، ہم افغانستان کو کیسے فتح کریں. رشیا بھی آیا، نیٹو فورسز بھی آئے، دنیا جہان کے لوگ بھی آئے کہ ہم نے افغانستان کو فتح کرنا ہے. جغرافیکلی ہم ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو تو چینج نہیں کر سکتے ہیں، دوست بدل سکتے ہیں. ہمارے پڑوس میں ہیں. ابھی اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں، جب ضیاء اللہ کی لیڈرشپ تھی اس کو طول کیسے ملی؟ وہاں پر جو روس آ گیا، روس کے خلاف جو ہے پھر جہاد آ گیا. اب مشرف صاحب کوئی جانتا نہیں تھا. 9/11 ہوا، افغانستان ہے، سب مشرف کر رہے تھے. تو ہمیشہ جو ہے یہی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے. اب نیٹو فورس جب گئی، کس کو اعتماد میں انہوں نے لیا؟ ہمیں تو کہتے تھے، دنیا کو کہتے تھے کہ ہم تو بڑے وہ ہیں، ہم تو سمجھتے کہ کسی مہینوں میں جائیں گے، وہ تو دنوں میں گھنٹوں میں فارغ ہو گئے. تو ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آ گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کا افغانستان سے جانا پاکستان کے لیے نقصان دہ تھا؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے، ہم سب ایسے باتیں کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا فارغ ہے سارے دن ہمیں ڈسکس کرے گا. جیسے آپ اور میں کسی کیفے میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ڈائری ہے یا ان کے ٹو ڈو ورکس ہیں، اس میں بہت سی چیزیں موجود ہیں. دنیا میں اس وقت دیکھیں انگیجمنٹس ہو رہی ہیں. افغانستان میں سے نیٹو فورس سے دنیا میں انگیجمنٹس ہو رہی ہیں، دنیا میں نئے بلاکس بن رہے ہیں. پاکستان کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے سیاست میں الجھے ہوئے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں ماضی میں لڑائی ہوئی ہیں، جاپان اور امریکہ کی لڑائی ہوئی ہے، انڈیا اور چائنا کی کیا سے تعلقات ہوئے. اس کے بعد بھی انہوں نے جا کے باتیں چیت کی، انہوں نے بزنس کیا، انہوں نے سب کچھ کیا. تو چیزیں ہمیں دنیا کو دیکھ کے جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کو دیکھ کے چیزوں کو دیکھنا ہے. تو نہیں، نیو ورلڈ آرڈر میں پوچھنا اسپیسیفک کویشچن یہ تھا کہ نیٹو فورسز کے افغانستان جانے سے پاکستان کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ دونوں چیزیں ہوئی. جاتے ہوئے اگر پاکستان کو اعتماد میں لیا جائے تو یہ چیزیں جو ٹرانسفارمیشن تو نہیں کہہ سکتا ہوں یا ٹرانزیشن بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو چیزیں جو گن چھوڑ کے گئے ہیں، جو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو اپنا جہاز ہلی ٹینک چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، آج تو وہ ملٹنٹ استعمال کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی ساری ملیٹنٹ سب ملٹنٹ سے یہ سارے افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں. تقریباً سارے بہت سارے وزیرستان میں جتنے بھی طالبان ہیں افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں. ہم نے ہمیشہ افغانستان سے کہا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں نے کوئی لیٹر لکھا افغانستان کے سفارت خانے کو؟ کہ سفارت خانے کو فورن آفس وقتاً فوقتاً بلاتی بھی رہتی ہے، بات چیت بھی کرتی رہتی ہے، چیزیں بھی کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی رہتی ہے. تو یہ تو اب لیٹر لکھنے سے کیا فزیکلی چیزیں ہو رہی تھیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو نکالنے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مددگار ثابت ہوں گے عمران خان کو باہر نکالنے سے؟ سمجھنے سے اور پریکٹیکل میں بڑا فرق ہوگا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ آئے گی اور عمران خان کو نکالے، پاکستان کی اپنی عدالتیں، پاکستان کے اپنے قانون بھی، ٹھیک ہے، اپنے جو ہے اپنے ووٹروں کو انگیج کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا ان کے لیے ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران کے ساتھ کتنی عوام کھڑی ہے. اب جو اس میں ثوابی میں جلسہ ہے، میں تو نہیں دیکھا کہ پنجاب سے کوئی جلوس اور قافلے آ رہے ہوں. یا جو پنجاب کے جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ موبائل کے سامنے بیٹھ کر ورک فرام ہوم جو کہتے ہیں کر رہے ہیں، اور بڑے ہمیں نظریات سکھا رہے ہیں. 10 پارٹیوں کے نظریات سے گھوم پھر کے ڈیپوٹیشن پہ آ پا رہے ہیں، اور پرماننٹ ڈیپوٹیشن پہ. دیکھیں جب ڈیپوٹیشن ختم ہوگی آپ ان کو جاتا دیکھیں، ٹھیک ہے. پہلے بھی کئی دفعہ کہیں نہ کہیں سے گئے. تو اب وہ جو بھاشن دے رہے ہیں، میں دیکھوں گا کہ پنجاب سے کتنے قافلے آ رہے ہیں، کتنے جلوس آ رہے ہیں، کون ان کی قیادت کر رہے ہیں. ہمیشہ خیبر پختونخوا کے عوام کو استعمال کیا گیا ہے، ہمیشہ خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کیا گیا ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ پنجاب کے کتنے لیڈران کتنے بڑے بڑے قافلے لے کر آتے ہیں. فائنل کال دینے جا رہے ہیں. کوئی عمران خان نے کہا فائنل کال آ رہی ہے. اس کے علی امین گنڈا پر بھی پہلے آ چکے ہیں، دوبارہ فائنل کال لے کر وہ دوبارہ اسلام آباد آئیں گے. وہ کہتے ہیں کفن باندھ کے ہم نکلیں گے، گھر والوں کو بتا کے آنا کہ ہماری واپسی ہو یا نہیں ہو سکے. پہلے اپنے فائنل کو اپنی پارٹی کو دے دیں، پنجاب والوں کو تو باہر نکالیں، لیڈروں کو، وہ تو سارے اپنے ورکر کو بھی تو نکالیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سختی بہت زیادہ ہو جاتی شاید اس وجہ سے. تو قربانی دینا، انقلاب نہیں لانی. انقلاب قربانی مانگتی. یہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے، انقلاب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے آتا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی ریزرویشن ہے، جو بھی بات چیت ہے، اس کا فورم ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے ذریعے آپ قانون سازی کریں، پارلیمنٹ کے ذریعے آپ آئیں اور بات چیت کریں. یہ چیزیں روڈوں سے بات چیت نہیں ہوتی. 3 لاکھ لوگ لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد. چلیں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ آتے ہیں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کتنا انگیج کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ملیں اور آپ لوگوں کو سپورٹ کریں؟
डिपेंड कर देखें, हमने मौलाना फजल रहमान साहब को भी 26 अमेंडमेंट में एंगेज किया था, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने किया था। ऑफ एंड ऑन हमारे साथ वो इत्तेहादी भी रहे हैं, एंगेजमेंट भी होती रहती हैं। अब वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वापस आते हैं तो फिर देखेंगे क्या चीज़ क्या होता है क्या नहीं होता। 27वीं आईनी तरमीम, आपने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि ला कर दिखाए, मैं देखता हूँ कौन 27वीं आईनी तरमीम लेकर आता और पास करवाता है पार्लियामेंट। देखिए, मुझे नहीं पता कि 27वीं तरमीम में क्या होगा, लेकिन 27वीं तरमीम को कोई नहीं रोक सकता। 27वीं तरमीम अगर आज नहीं, कल नहीं, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद तो होनी है ना। 26 के बाद 27वीं आनी है ना, चाहे वो जिस वक्त भी है, चाहे लेकिन वो रोक कल कोई है चाहे 10 साल बाद है। रोक कोई नहीं सकता। लेकिन जब हुकूमत के पास अपने नंबर्स पूरे होते हैं और तरमीम लाते हैं, देखिए हमने 18वीं तरमीम की थी, 18वीं के बाद 26वीं तरमीम कंसेंसस के साथ देखिए 26वीं तरमीम तक बात आ गई है ना, हुकूमतें लेकर आई है ना। तो 27वीं भी कोई हुकूमत लेके आएगी, या ये हुकूमत लेके आएगी, या अगली हुकूमत लेके आएगी, कोई भी लेके आएगा, तो 26 के बाद नंबर 27 का लगना, 28 का नहीं लगना ना। आप समझते हैं कि आनी चाहिए ये? अगर हुकूमत समझती है उनको तरमीम की जरूरत है तो पार्लियामेंट काम कानून साजी करना है, तो पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, बुशरा बीबी KPK हाउस में मौजूद हैं, आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट वो बैठ के वहाँ पर चला रही है खैबर पख्तूनख्वा की या नहीं? देखिए, बिल्कुल वो एक पैरेलल हुकूमत चल रही है पेशावर में। बुशरा बीबी अपनी हुकूमत चला रही है, CM साहब अपनी हुकूमत चला रहे हैं, CM हाउस में वो मौजूद हैं। फराग होगी इन मेकिंग आ रही है। अब ये कह रहे हैं फराग होगी ने कुछ नहीं किया, माजी में बुशरा बीबी का रिकॉर्ड है, जो फराग होगी ने जो किरदार पंजाब में अदा किया वो आपको ज़्यादा पता होगा, हमें इतना पता नहीं है। अगर वो समझती हैं कि फराग होगी बिल्कुल नेक पाक साफ खातून है, तो ज़रा उसको पाकिस्तान लेके आएँ, ज़रा तलाशी देने की दें। तलाशी जब होगी तो उसे पता चलेगा कि किस किसने जो है इस गंगा में हाथ धोए। आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि ट्रांसफर पोस्टिंग बुशरा बीबी वहाँ पे KPK हाउस में बैठ के करवा रही है? मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा और क्या क्या आप आवाम को बताएं कि नहीं क्या कर क्या रही, सारी चीज़ रनिंग हुकूमत रन कर रही है। कैबिनेट का इजलास भी कैबिनेट के इजलास से मैं नहीं कह सकता चेयर किया, लेकिन सारी हुकूमत वो रन कर रही है। वहाँ पर क्या कर रही है वो? शॉपिंग करने आई है, कढ़ाई खाने आई है, टीके खाने आई है, लोग या खाने पीने जाते हैं, सिक्योरिटी या जो है वो शॉपिंग करने जाती है खवातें। वो तो कह रही सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो वहाँ पर मौजूद है। आदि से हमारी जो सारी पुलिस है KP की वो बगीगाला में खड़ी है, वहाँ पर सिक्योरिटी उन्होंने रही हुई है। तो ये बहाना है कि सिक्योरिटी चाहिए, वो हुकूमत चलाने की। वहाँ बुशरा बीबी हुकूमत चल रही है, हुकूमत से मुज़ाकरात भी कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात भी कर रही है बुशरा बीबी। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन ली, लेकिन कुछ दाल में ज़्यादा कुछ काला है। बुशरा बीबी मुज़ाकरात कर रही है एस्टेब्लिशमेंट से? आपको मैं नहीं समझती कि मजारियात करें, लेकिन कोशिश करेगी डेफिनेटली, क्यों नहीं करेगी। इमरान खान को बाहर निकालने के लिए क्यों नहीं करेगी कोशिश, जो इसके वट एवर उसके पास उसकी किताब में जो एजेंडा है वो फॉलो करेगी। अच्छा, ये बता दें कि अब जो कि आपके अली अमीन कंडरकोट के साथ आप कह रहे हैं कि सूरत कुछ बेहतर हुई है, तो अमन और अमान के हवाले से आपकी गुफ्तगू हुई है कि किस तरह इसको हल मैं किया नहीं जा समझता कि कोई काफ़ी बेहतर हुई है। अमन अमान पे हमने, जब हम बैठते हैं तो आपस में डिस्कशन तो होती है, अमन अमान पर डेफिनेटली डिस्कशन की है, और अमन अमान एक टॉप प्रायोरिटी है खैबर पख्तूनख्वा का। अमन अमान ही जो है मैं समझता हूँ कि सबसे इस वक्त इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी कम से कम पीपल्स पार्टी की तो है। जब अमन का जरगा था तो अमन अमान के लिए इजलास था, तो अमन अमान के लिए, रिकॉन्सिलिएशन के लिए डायलॉग की पीपल्स पार्टी जो है हर वक्त तैयार रहती है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ गई है, ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। यार डोनाल्ड ट्रंप कोई मतलब है कि इतना कोई गामा का सीढ़ा जो आप उससे बात करो, उसके दुनिया उनके मतलब है कि उनके टेबल पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, दुनिया में जंगें शुरू हुए हैं, दुनिया में क्या कुछ है। कोई खुदा न खास्ता अफगानिस्तान को इन्वेट करने आएगा तो इधर हमारी तरफ नजर आएगी, वरना हमारे जब नंबर लगेगा तो सर डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिमिलरिटी बड़ी काउंट करते हैं कि खान भी जेल में था, उसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़के वो बाहर आया, तो शायद वो यहाँ की हुकूमत को हम फारिग लोग टाइम बस इसी पे ज़ाया करते हैं। अपने मुतल्लिक हम सोचें कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। वो तरक्की के लिए हमें सबको मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा, हमें अपनी कौम के लिए काम करना पड़ेगा ताकि हम आगे जाएं। थैंक यू।